Good morning to the students of class 10th. This video of subject SST, book Economics, chapter 2, page number 24. Traders' buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in the primary sectors. तो बताया गया है कि धीमे धीमे ये सारी चीज़ें इंक्रीज, ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती चली गई मेनी टाइम्स फ्रॉम पास्ट टू दिस टाइम. बिसाइड देयर वाज ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, वो भी इंक्रीज़ हुई है. हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वेयर नेचुरल प्रोडक्ट. ज़्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर से हुए हैं. एंड मोस्ट पीपल वेयर आल्सो इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर. और बहुत सारे लोग अभी भी एम्प्लॉयड हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड है, because India is the agricultural country. After the invention of the new methods of manufacturing, the factories and manufacturing units came up and started expanding all over the world. Invention of the new methods of manufacturing and factories. जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केम अप स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है धीमे धीमे एक्सपेंड करने लगी, बढ़ने लगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factory. जो पहले फार्म में वर्क करते थे और फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे हैं इन लार्ज नंबर्स. पीपल began to use many more goods that were produced in the factories at cheap rates. तो अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहा है वो चीप हो रहा है. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन. अब सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना रहा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर में क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ना. फिर राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. In the past 30 years between 1973 to 2003, the production in all the three sectors has increased, but it has increased the most in the service sector. लास्ट के अगर हम 30 ईयर्स को देखें कि 1973 से 2003 के बीच में, तो प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर है इंक्रीज्ड. कि प्रोडक्शन तो तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों में बढ़ा हुआ है, लेकिन बट इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द सर्विस सेक्टर. लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, वो सर्विस सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ है. Hence over time a shift taken place, the means that the importance of the sectors had changed. अब क्या हो रहा है कि धीमे धीमे जो सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस है वो चेंज होता है चला जा रहा है. इन द लास्ट 100 years the service sector has became the most important in terms of total production. It shows that the economy at developed countries has shifted from secondary sector to the tertiary service sector. Most of the working people are also employed in the service sector. धीमे धीमे 100 years का अगर हम लेते हैं तो धीमे धीमे जो है वो टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो धीमे धीमे इंक्रीज़ करता चला जा रहा है. बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड भी हैं. व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द थ्री सेक्टर्स. तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन क्या है. हाउ मच पीपल एम्प्लॉयड इन प्रोवाइड्स इंडिया ओवर द ईयर्स वेयर बीन चेंजेस सिमिलर टू पैटर्न ऑब्जर्व फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन. ओके. एज अ रिजल्ट द टर्शियरी सेक्टर हैज़ रिप्लेस द प्राइमरी सेक्टर एंड इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया. जैसे जैसे टर्शियरी सेक्टर डेवलप होता चला गया वैसे वैसे वो प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करता चला गया और अब लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो टर्शियरी सेक्टर में है. वाई इज़ द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. अब टर्शियरी सेक्टर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में. देयर कुड बी सेवरल रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं. फर्स्ट, इन ऑल कंट्री सेवरल बेसिक सर्विसेज आर required such as hospitals, education institution, post, telegraph services, police station, courts, village administration offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance company, etc. in a developing country, and the government has to take responsibility for the provision of these services. तो क्या हो रहा है कि सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, पोस्ट ऑफिस की, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज, है ना. तो सर्विस सेक्टर धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा है. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस. जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप होना पड़ रहा है. और सर्विस एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, है ना, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा. अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होगी तो स्टोरेज भी बढ़ेगा.
Like as we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर मीन सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, है ना. थर्ड, व्हेन इनकम levels rises, certain sections of people start depending many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, profession training, etc. This change quietly happens in the big cities. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिग सिटीज़ में भी क्या हो रहा है कि धीमे धीमे जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जा रहा है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जैसे कि बाहर खाने का, टूरिज़्म का, शॉपिंग का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का, है ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का. तो इसलिए वो प्राइवेट और सर्विस सेक्टर जो होता है वो डेवलप होते चले जा रहे हैं. Fourth, over past decade, the services based on information and communication technology have become more important and essential. The production of these services has been rising rapidly. तो धीमे धीमे हम क्या देख रहे हैं कि डिकेड से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए सर्विस सेक्टर भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है. ओके, इन द चैप्टर 4 वी विल फाइंड आउट द रीज़न फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस सर्विसेज. तो चैप्टर 4 में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. Finally, one thing that must be remembered in that all the services sector are not growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people at one end, and there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. है ना. तो यहाँ पे बता रहा है कि सभी सेक्टर में, सभी सर्विस सेक्टर में ये नहीं है कि इक्वली ग्रोइंग है ना. कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोइंग है तो कहीं बहुत कम है, क्योंकि जो हाईली स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम है. एट अदर इन डेट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज इन सर्विस एज स्मॉल शॉपकीपर्स, पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा. दीज पीपुल्स रेयरली मैनेज टू अर्न फॉर देयर बेसिक नीड्स एंड एट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज alternative opportunities for work are available in them. So we can say that only a part of this sector is growing in importance. You shall know more about this in the next section. तो हम इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि क्यों कुछ ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, क्यों कुछ कम डेवलप हो रहे हैं, है ना. तो इनके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ के इसके बारे में जानेंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिक्टेट यू, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. Graph 2 presents percentage share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 30 years. A remarkable fact about India is that while there are been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1973 and 2000 in the 30 years. We have to see the here graph 2. Share of sectors in GDP in 1973, you have to see here little bit 40%, then on 60 20%, and after that this is 40%. Okay, and here you have to see it's nearly about 25%, and this is also 20%, and this, what is this indicates? Tertiary sector, secondary sector and primary, that is primary, secondary and tertiary sector. So a lot of changes you have to see in both of the graph in last 30 years, है ना. Means agriculture is most important. After that, in after 30 years you see the tertiary sector is most important sectors in India. Now the primary sector continues to be the largest employer even in the year 2000. Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because the secondary and tertiary sector has not created enough jobs. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टर्सरी सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट किया, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ने उतना जॉब्स जनरेट नहीं किया. Even though industrial output or the production of goods went up by 8 times during the period, employment in the industry went up by only 2.5 times. See here, what is the difference? Industrial output और the production of goods 8 times क्या हुआ, डेवलप हुआ, इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द पीरियड. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप ओनली 2.5 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ वो 2.5 टाइम्स हुआ. प्रोडक्शन 8 टाइम्स एंड एम्प्लॉयमेंट ओनली 2.5 टाइम्स. सिमिलरली इन द टर्सरी सेक्टर द प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर हैज़ रोज बाई 11 टाइम्स. और वहीं पे अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे 11 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम्स. और क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ, लेस देन 3 टाइम्स. एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स
इन द कंट्री आर इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर जो है वो कंट्री के कहाँ इंगेज हो गए, प्राइमरी सेक्टर में। मेनली इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, एग्रीकल्चर। प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ओनली ए क्वार्टर। हाफ ऑफ द पीपल इंगेज हैं और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ क्वार्टर। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, 3/4। वेर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, और जबकि वहाँ पर कितने पीपल एम्प्लॉय थे, लेस देन हाफ। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स, उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स दैट मोर पीपल आर engaged इन द प्राइमरी सेक्टर देन इट रिक्वायर्स। So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sectors are underemployed. तो सिंपल सी बात है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो उतना प्रोड्यूस वर्कर्स नहीं कर रहे हैं जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब वहाँ वर्कर्स ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल से वर्ड में उनको बता सकते हैं कि वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। लेट्स इलस्ट्रेट दिस विद एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी owing about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for. तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या है कि लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और वो किस पे डिपेंड, रेन पे डिपेंड है, एंड ग्रो करता है ज्वार एंड अरहर, और उसके 5 मेंबर्स जो फैमिली में हैं वो भी उसी पे काम करते हैं और वो कहीं जा भी नहीं रहे हैं, है ना। वर्क यू विल सी दैट एवरीवन इज़ वर्किंग, none remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided. Each one is doing some work but no one is fully employed. This situation is called underemployment. इसको हम लोग underemployment कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मेंबर्स तो उसमें एम्प्लॉयड है, कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबके पास काम है लेकिन वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। वे पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, कि जितना उनका पोटेंशियल है वो उससे कम काम कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। ओके, what is unemployment? It refers to a situation in which an individual is able to work and willing to work at the prevailing rate of wages is not getting work. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि वो सिचुएशन जहाँ पर एक इंडिविजुअल एबल है काम करने के लिए और वो काम करना भी चाहता है एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस, जितना रेट ऑफ वेजेस चल रहा है उस पर भी, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi family is now able to earn some extra income. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages, since you do not need 5 people to look after that small plot. Therefore 2 people moving out does not affect production on their farm. तो लक्ष्मी फैमिली 2 लोग एम्प्लॉयड हो गए, उनको एक्स्ट्रा इनकम होने लगी और वहाँ पर फार्म में उनके 2 हटने से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके प्रोडक्शन में। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people may move to work in a factory. By doing so the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. इससे क्या समझ में आ रहा है कि उनकी अर्निंग तो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, लेकिन उनके 2 लोगों के हटने से उनके फार्म में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन था उतना होगा। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन्स डैट इन सम ऑफ देम आर विथ ड्रॉन फ्रॉम देयर जॉब्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ देयर सेक्टर विल नॉट फॉल। कि लैक ऑफ पीपल ऐसे फार्मर्स हैं जो कि लक्ष्मी की तरह वहाँ काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ से हटने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। These people can find work in other
सेक्टर एंड इंक्रीज देयर टोटल फैमिली इनकम। तो इन पीपल को क्या करना चाहिए कि दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहिए और अपनी फैमिली की इनकम बढ़ाना चाहिए। द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, इट इज़ आल्सो फाउंड इन द अदर सेक्टर्स। ये प्रॉब्लम खाली प्राइमरी सेक्टर्स की नहीं है, अदर सेक्टर्स की भी है। कैसे? फॉर इंस्टेंस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन देयर सर्विस सेक्टर in urban area who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair person and others doing odd jobs. तो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, तो ये भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में हमेशा रहते हैं। Many of them do not find work every day. Similarly, have a deeper into the function of the people of service sectors of the street, pushing a cart or selling something, where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि काम कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं कार्ट को इन द स्ट्रीट, पूरे दिन वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है काम करने की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।